हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जनवरी का मिड चल रहा है और इस समय हमारे जितने भी सिट्रस प्लांट हैं उन सब में हल्की हल्की सी ग्रोथ दिखाई देने लगी होगी, अगर आप लोगों के यहाँ भी गार्डन में होगा तो। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे प्लांट हैं, सिट्रस में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें थोड़े अंतराल के बाद, जैसे फरवरी का मंथ आने पे बसंत में उनमें ग्रोथ दिखाई देती है। तो जिन भी फ्लावर प्लांट पे इस समय फ्लावरिंग आ रही है उस पे मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन इसी सिट्रस प्लांट में एक गंधराज लेमन का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसपे जनवरी में ही आपको काम करना होगा, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि उसमें इस वक्त फ्लावरिंग का कोई नामो निशान नहीं है। आज मैं उसमें कुछ काम करने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। बता दूं, इसमें साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है और बाकी टाइम ये एज इट इज, जब इसमें आप हार्वेस्ट कर लेते हो तो प्लांट एज इट इज रहता है, दोबारा इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। और ये एक ऐसा प्लांट है जो आम नींबू से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें खुशबू भी अलग होती है। और मेरे यहाँ जो प्लांट है इसमें बहुत ज्यादा भर भर के फ्रूट नहीं लगते हैं, लेकिन जो ही फ्रूट लगते हैं काफी हेल्दी होते हैं, बड़े साइज के होते हैं और थोड़ा इनका आकार थोड़ा लंबा होता है। गंधराज की ये पहचान है। आप लोग जब भी नर्सरी जाएं तो गंधराज लेमन जरूर लेके आएं। और अभी इसमें कोई खास ग्रोथ के लक्षण नहीं है, लेकिन फरवरी के टाइम में इसमें, फरवरी के मिड में या फरवरी के लास्ट में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें इस प्लांट को अभी प्रिपेयर करना होगा। जनरली मैं जनवरी के मंथ में किसी भी फ्रूट प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करती हूँ, लेकिन ये हर प्लांट के साथ थोड़ा सा उनका कैरेक्टर अलग होता है, इसलिए उस अकॉर्डिंग हमें उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। इस वक्त देखें, मेरे प्लांट में कुछ प्रॉब्लम भी थे जिसका अभी मैंने कुछ दिनों से मैं इस पे काम कर रही थी। अगर आपके भी गंधराज के लेमन के प्लांट में रूट बाउंड हो गया हो, बहुत ज्यादा रूट हो गई हूँ, तो इनकी जो फाइबर रूट होती हैं, जो छोटी छोटी इस तरह की रूट होती हैं, इनको निकालना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है। इस वक्त ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम इसकी रूट को थोड़ी थोड़ी, अगर आपका इसकी रूट को प्रून कर दें। अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तो इस तरह का काम जनवरी में ना करें, लेकिन चूंकि मुझे इससे फ्रूटिंग लेनी है और मेरा ये 4-5 साल पुराना 5 साल पुराना प्लांट है, इसलिए मैं इसकी ये फीडर रूट, मैं 2-3 दिन से यही काम कर रही थी। इनके फीडर रूट्स निकाल के इनमें थोड़ा धूप लगने देती हूँ। देखें किस तरह से बहुत आराम से ये निकल जाएंगी। लेकिन जब इसमें गुच्छियां, इस तरह से गुच्छे बन जाते हैं, तो आप ये समझ लें कि इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। जो भी कुछ कम फ्रूट लगते हैं वो भी लगने बंद हो जाएंगे, इसलिए इन गुच्छों को निकालना बहुत जरूरी है। अभी जब हम इसे कट कर देंगे, उसके बाद जो नई ग्रोथ होगी, नई फाइबर रूट्स निकलेंगी, वो अच्छे से मिनरल्स का अपटेक कर पाएंगी और इसके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अच्छे फ्रूट इसमें लगेंगे। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसमें धीरे धीरे इसी तरह से थोड़े थोड़े रूट कट कर रही हूँ, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मजबूत होते हैं ये रूट्स। देखें, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं कट करना है, लेकिन थोड़े थोड़े रूट्स मैं निकाल दूंगी। देखें, इस तरह की मोटी मोटी रूट्स भी जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कट करना बहुत जरूरी है। और चूंकि लेमन के प्लांट थोड़े हार्डी होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए अगर इसके कुछ रूट कट भी जाएं तो ठंड में इनको कोई खास ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए देखें, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा मोटी, देखें यहाँ पे ये बहुत मोटी रूट है, इसलिए ये तो निकलने से रही, लेकिन इसके आसपास की जितनी भी रूट्स हैं वो कोशिश करूंगी जितनी निकल जाएं, बेटर है। ये जब रूट से भर जाती हैं तो हमारी मिट्टी भी कम हो जाती है और सिर्फ रूट ही रूट आपको आपकी मिट्टी में दिखेंगे। देखें, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है नींबू के प्लांट में, ये फाइब्रस रूट कुछ हद से ज्यादा भर जाते हैं। देखें, मैं थोड़े से और निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं
कि जितने भी गुच्छे थे कुछ हद तक मैंने इसे निकाल दिया है। अगर आप 1/3 भी इसे निकाल दें तो भी सही है। यहाँ पे देखें कितने सारे गुच्छे हैं, ये देखें, ये इस तरह से ये गुच्छे हर साल मैं इसे निकालती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े गमले में ये नहीं लगा हुआ है और पूरे ऊपर तक ये भरे होते हैं, जिससे खाद देने में भी दिक्कत होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये मैंने निकाल दिया है। और आपने देखा होगा कि पहले से ही मैं इसमें 2-3 दिन इस तरह से निकाल के मैंने छोड़ दिया था। अभी आप लोगों के सामने मैंने कुछ और इसकी कटिंग की है और थोड़ा और गहरे मैंने इसे निकाल दिया है। धूप लगना बहुत जरूरी होता है। देखें इस समय धूप, ठंड के दिनों में भी थोड़ी धूप जड़ों को अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखें मैंने एक ऐसा न्यूट्रिएंट इस समय बैलेंस न्यूट्रिशन लिया है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है और पोटाश और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लिया है। और नीम की जो खली होती है जिससे कि ठंड में ये फंगस से बचे रहें, ये है नीम की खली। ये है लकड़ी की राख थोड़ी मात्रा में जिसमें पोटास और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और ये है सीवीड जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। इसको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ लिया है। नीम की खली तकरीबन 30-35 ग्राम होगा और ये थोड़ा सा पोटास है 2 बड़े चम्मच। और ये मैंने खुद के जो किचन का वेस्ट होता है, ये खाद मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम है। ठंड में नाइट्रोजन की मात्रा आपके कोई भी प्लांट जिसमें को भी आप फर्टिलाइज करना चाहते हैं, जिसमें जरूरत है, उसमें इस तरह के खाद आप दे सकते हैं। और उसका एक रीजन है कि अगर आप नाइट्रोजन देते हैं तो ये पत्तियां निकालना शुरू करेगा और फिर फ्रॉस्ट से वो पत्तियां खराब हो जाएंगी और जो नाजुक टहनियां होती हैं उनमें भी डाईबैक की प्रॉब्लम आने लगेंगी। इसलिए इस रीजन की वजह से नाइट्रोजन की खाद नहीं दी जाती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर मैं दूंगी जिसमें पोटास की मात्रा ज्यादा है, तो ये फूल और फल बनाने में ज्यादा सक्षम होगा। और जब इसमें छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर नींबू लग जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इन सबको मिला करके ये भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखा है, 2 मुट्ठी के करीब ही, क्योंकि इस समय हमें इतना ही फर्टिलाइज करना है। ठंड में बहुत ज्यादा पौधों को, किसी भी पौधे को फर्टिलाइज करने से बचना है। तो ये देखें, चूंकि मेरा ये प्लांट 5 साल पुराना है इसलिए मैं इसमें इतना खाद डाल रही हूँ। अगर आपका प्लांटर बड़ा हो तो आप इससे ज्यादा अमाउंट भी ले सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया है मैंने। और इसी वजह से मैंने सरसों की खली भी नहीं ली है, क्योंकि अच्छी खाद तो होती है लेकिन मैं नहीं चाहती इस वक्त मेरा प्लांट नाइट्रोजन की मात्रा की वजह से बहुत सारे लीफ निकाले, तो इससे बचना है। मौसम के अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्लांट की केयर करनी चाहिए। फर्टिलाइजर वही रहते हैं लेकिन टेम्परेचर बदलता है, मौसम चेंज होते हैं और उसका असर भी उसी के अकॉर्डिंग प्लांट में देखा जाता है। देखें ये, और आपने देखा होगा तने से दूर हटा करके मैंने ये फर्टिलाइजर दिया है। इसके बाद ये जो मैंने मिट्टी निकाली है इसी से वापस इसे भर दूंगी। और इस समय मेरे इस मिट्टी में, ये मिट्टी ड्राई है, इसमें पानी भी नहीं डला हुआ है ज्यादा। तो देखें अच्छे से सूखी हुई मिट्टी रहने से फंगस लगने की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। देखिए इस खाद को मैंने इस मिट्टी से वापस भर दिया। हमने अपनी तरफ से जो काम करने थे वो कर दिए। अब आगे का काम नेचर खुद करेगी। देखें अब बढ़िया से पानी दे देना है ताकि ये पानी ऊपर से नीचे तक सीप कर जाए। उसके बाद हम इसे 1 सप्ताह के बाद वाटरिंग करेंगे, वो भी अगर ऊपर की लेयर सूख जाएगी तो। बस ये देखें, ये गंधराज का जो प्लांट है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत बढ़िया होता है इसका नींबू। ये थोड़ा नर्सरी में कम अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप इसे जरूर सर्च करें। अगर आप लोगों को नर्सरी में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ये प्लांट जरूर मिल जाएंगे। देखिए बस, तो इस तरह से आप लोगों ने जाना
कि सिट्रस ही प्लांट हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के साथ हमें डिफरेंट केयर करनी पड़ती है। इसका आप लोग ध्यान रखें और इसी तरह से ठंड में अपने प्लांट की केयर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।